हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी आगे मैं डिटेल्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊँगा। वैसे आप जान लो, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस, पी, डी और एफ, ये सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स, जब इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, मतलब ये जब सारे ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, ठीक है, तो कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनता है तो उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। कहने का मतलब, जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और पी ऑर्बिटल क्या है, डम्बल है, ठीक है। दोनों के शेप क्या है, डिफरेंट है, और दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है। जब ये एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या करते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कहने का मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग से पहले, कहने का मतलब मिक्सिंग से पहले, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से पहले दोनों की एनर्जी और शेप डिफरेंट होगा। लेकिन जब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और इनका शेप क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। और जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा लोब होता है और एक बड़ा लोब होता है, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमेशा देखोगे तो एक बड़ा लोब होता है और छोटा लोब होता है, ठीक है। इस तरह के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, जब एक एस और एक पी कंबाइन होता है। देखो, जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी कंबाइंड होता है तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन बनता है। और जब एक एस और दो पी कंबाइंड होता है तो एस पी टू बनता है। और जब एक एस और थ्री पी कंबाइंड होते हैं तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बनता है। समझ पा रहे हो। अब ये दो देखो, ये डिपेंड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इस वजह से अब एक एस और चार पी नहीं होंगे, क्यों, फोर पी होगा ही नहीं, क्योंकि पी में तीन ही ऑर्बिटल्स होते हैं, चार तो होते नहीं। और यस में भी एक ही होता है, इसलिए एक ही ऑर्बिटल्स का रोल होगा यहाँ पे। तो आप ऐसा नहीं है कि एक यस और चार पी कंबाइन होकर एस पी फोर बनेगा, एस पी फोर नहीं होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल्स उसके पास कितने हैं। अब इसी तरीके से ये एस पी टू, एस पी थ्री, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा। अब इसी तरीके से देखो, एक एस ऑर्बिटल, एक पी, तीन पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल कंबाइंड होता है तो ये एस पी थ्री डी हाइब्रिडेशन बनता है। और जब एक एस ऑर्बिटल और थ्री पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल जब कंबाइंड होते हैं तो ये एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडेशन बनता है, ठीक है। तो यहीं तक आपको पढ़ना है। वैसे होता तो है एक और, एक एस, थ्री पी और थ्री डी ऑर्बिटल्स, जब एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और तीन डी ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं तो ये एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये इतने हाइब्रिडेशन आपको पढ़ने हैं। होते तो बहुत सारे हाइब्रिडेशन, लेकिन अभी आगे आप पढ़ोगे, क्लास 12 में भी बहुत सारे आप हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो जनरली आपको पढ़ना है हाइब्रिडेशन, ठीक है, वो एस पी है, एस पी टू है, एस पी थ्री है, एस पी थ्री डी है और एस पी थ्री डी टू है। कभी कभी एस पी थ्री डी थ्री का भी केस आ जाता है, ठीक है। तो इतने सारे हाइब्रिडेशन आपको पढ़ने हैं। अब आप देखो, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, देखो हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने एक जनरली आपको बता दिया कि क्या होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें मालिक्यूल में फाइंड आउट करना है कि किस मालिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी है कि एसपी टू है कि एसपी थ्री है कि एसपी थ्री डी है या एसपी थ्री डी टू है, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मालिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके बताने की ज़रूरत ये है कि इसके बाद जो एक टॉपिक है दैट इज़ वेस्पर थ्योरी,
VSEPR थ्योरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ठीक, तो VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसके बाद हम VSEPR थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर डिटेल्स में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और किस तरीके से मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस वेस्पर थ्योरी में थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किस तरीके से निकल रहा है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जा रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर। तो हम आज आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में हम बात करेंगे हाइब्रिडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। उसके बाद कैटायंस और एनायंस में, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम्स में या फिर निगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम्स में किस तरीके से निकालते हैं, मतलब कैटायंस और एनायंस में। ठीक है, किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में बहुत सारे फार्मूला भी दिया हुआ है हाइब्रिडेशन निकालने का, लेकिन आप ये सिंपल सा, इसमें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से देखो हाइब्रिडेशन स्टेट निकाला जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज स्टेरिक नंबर। देखो बच्चों, स्टेरिक नंबर जो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। स्टेरिक नंबर को जनरली हम इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर जो होता है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें स्टेरिक नंबर पता चलता है। ठीक है, स्टेरिक नंबर यहाँ पे पता चलता है। सवाल अब ये है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जैसा कि आप जानते हो, बॉन्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किया है उसे बॉन्ड पेयर कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में BP से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल b स्मॉल p लिखा जाता है, बॉन्ड पेयर। और प्लस लोन पेयर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, इसको शॉर्ट में LP लिखा जाता है, BP प्लस LP। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। उन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पेयर के फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर कहा जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जिन्हें नॉन बॉन्डिंग कहा जाता है, और उन्हें पेयर के फॉर्म में हम लोन पेयर टर्म यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेरिक नंबर निकालते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन स्टेट को निकालने के लिए हमें स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। ध्यान से समझना, हाइब्रिडेशन sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर आपका 3 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, एक s पे और 2 p पे जाएगा। स्टेरिक नंबर अगर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर अगर आपका 5 आ रहा है, ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर आपका मान लो 5 आ गया तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, एक s पे, p पे मैक्सिमम 3 होगा क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसके बाद एक बच रहा है जो कहाँ जाएगा, d में जाएगा, तो sp3d बनेगा हाइब्रिडेशन। मान लो अगर स्टेरिक नंबर आपका 6 आ रहा है तो स्टेरिक नंबर अगर 6 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा आपका, sp3 और d2 होगा। ठीक है, मान लो अगर स्टेरिक नंबर आपका 7 आ गया तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp3d3 होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसा कि फार्मूला आप जान रहे हो स्टेरिक नंबर का, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम ऐड कर देते हैं तो हमें स्टेरिक नंबर पता चलता है। तो इन सभी को हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखो, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मेथेन का, CH4 का। अगर हमें CH4 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करना है, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमें हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम लिखते हैं। देखो, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन सेंट्रल एटम को हम लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इससे हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास टर्मिनल एटम 4 है। आप जानते हो एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये नीचे चौथा हाइड्रोजन। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। इसका मतलब इस कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं, इस कार्बन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, मतलब सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। अब बॉन्ड पेयर है कितना, ये एक बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर कहा जाता है। मतलब एक जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन का होता है, एक कार्बन का होता है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको पेयर के फॉर्म में कहा जाता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। तो कितना बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है मेथेन में, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, कितना हुआ आपका बॉन्ड पेयर, 4 हुआ। तो स्टेरिक नंबर मेथेन के मॉलिक्यूल में CH4 में अगर स्टेरिक नंबर देखा जाए, तो स्टेरिक नंबर हम अगर निकालेंगे मेथेन मॉलिक्यूल में, किसी में, मेथेन में, CH4 में हमने क्या देखा, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है। स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, स्टेरिक नंबर इक्वल टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितना था, 4 था, और लोन पेयर कोई कुछ भी नहीं था, 0 था, तो अब 4 आ गया। तो हमने क्या बताया था आपको, अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक S पे और P पे 3 जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट होगा CH4 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अगर NH3 मॉलिक्यूल है, NH3, ठीक है, अमोनिया में अगर हमें हाइब्रिडेशन स्टेट दिखाना है, इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे NH3 में जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, आपका नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट कर लो, कितना होता है, 5 होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा तब आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपको हर एक एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। एक बार मैं रिकैप कर दूं अगर आपको, तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। थर्ड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। फोर्थ ए ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के टॉप से लेके बॉटम तक के सारे एलिमेंट्स का 4 होता है। फिफ्थ ए में सभी का 5 होता है। सिक्स्थ ए ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का टॉप से लेकर बॉटम तक के सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। सेवन्थ ए ग्रुप में सभी का 7 होता है। और एट्थ ग्रुप मतलब जीरो ग्रुप, जैसे जीरो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं हीलियम को छोड़कर बाकी सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। इसको लर्न कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब जरा देखो हम क्या बात कर रहे थे, अमोनिया की NH3 में हाइब्रिडेशन स्टेट की, जिसमें हमने बताया नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। नाइट्रोजन 5th ग्रुप में आता है, 5th ए ग्रुप में, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो जाहिर सी बात है ये 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। तो कितना लोन पेयर हुआ, 1 हुआ। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, लेकिन पेयर के फॉर्म में इसे हम क्या बोलेंगे, 1 लोन पेयर। कितना लोन पेयर होगा, 1। और देखो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है, नाइट्रोजन, इसलिए 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर आप देखोगे तो अमोनिया मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर आपको कितना मिल रहा है, बॉन्ड पेयर आपका 3 था और लोन पेयर कितना था, 1 था, तो टोटल कितना हुआ स्टेरिक नंबर 4। तो इसमें भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे H2O की, देखो अब H2O में ऑक्सीजन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, दोनों के लिए बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2 होगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर देखो ये लोन पेयर होगा, दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज आल्सो लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या होगा, वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा। टोटल कितना होगा, स्टेरिक नंबर 4 होगा। इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp3 होगा, ठीक है। वाटर में भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। देखो वेस्पर थियरी में ये बताया जाएगा कि एग्जैक्ट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या एग्जैक्ट शेप क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर
तीनों मालिक्यूल जैसे मेथेन, अमोनिया और H2O, इन तीनों में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन तीनों के हाइब्रिडेशन स्टेट सेम है। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली हाइब्रिडेशन स्टेट तो तीनों के सेम होते हैं, लेकिन इनकी ज्योमेट्री जो होती है, शेप जो होता है मालिक्यूल का, वो अलग अलग होता है। इस चीज़ को वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। तो VSPR थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से VSPR थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि किस मालिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप क्या होगा। ठीक है, तो अब कुछ और भी एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम PCl5 में अगर हम बात करें, देखो PCl5 में फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम होगा। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। Cl इसमें क्या होगा? टर्मिनल एटम होगा जो कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड करेगा। तो 5 Cl है, तो ये पांचों Cl क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे फास्फोरस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, मतलब फास्फोरस पे लोन पेयर है ही नहीं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 5 हुआ। 5 Cl है, इसलिए 5 बॉन्ड पेयर होगा। तो इसमें स्टेरिक नंबर क्या होगा? PCl5 में बॉन्ड पेयर कितना होगा? 5 होगा और लोन पेयर 0 होगा। तो कितना हो गया आपका स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर 5 हो गया। अब अगर स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडेशन हमने क्या बताया था? sp3d होगा। s में 1, p में 3 और d में 1। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या बनेगा PCl5 में? आपका sp3d बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से SF6 और IF7 का आप कर लेंगे। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करके देख लेंगे क्या होता है हाइब्रिडेशन स्टेट। अब बच्चों बात करते हैं हाइब्रिडेशन स्टेट की। हाइब्रिडेशन स्टेट इन केटायंस एंड एनायंस। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिडेशन स्टेट केटायंस और एनायंस में? ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से समझेंगे थोड़ा। ठीक है, तो देखो केटायंस और एनायंस में अगर हमें हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका भी वही रूल्स है जैसा कि इससे प्रीवियस हमने आपको मॉलिक्यूल्स में बताया है। किस तरीके से हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिडेशन स्टेट, ये आपने देखा। ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसा कि अभी प्रीवियस हमने बताया, वहीं सेम था न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमने बताया। और हाइब्रिडेशन स्टेट अगर हमें केटायन और एनायंस में बताना है तो केटायंस और एनायंस के लिए भी रूल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया NH4+ को क्या कहा जाता है? अमोनियम आयन। अब अगर हमें अमोनियम आयन में हाइब्रिडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब ध्यान से पहले देखो कि ये क्या है? केटायंस है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? केटायन ही तो बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है उसे एनायन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज केटायन। अब केटायन है तो जाहिर सी बात है जितने प्लस चार्ज होते हैं वो क्या करता है? उतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाता है सेंट्रल एटम से। ठीक है, तो एक प्लस चार्ज है इसलिए वहाँ सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जनरली 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज था एक। ठीक है, इस वजह से इस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब नाइट्रोजन पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब आपने क्या देखा? NH4+ था। ठीक है, NH4+ था तो ना हाइड्रोजन कितना है? 4 है। अब ये चारों हाइड्रोजन जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होंगे तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? लोन पेयर तो एक भी नहीं है नाइट्रोजन पे, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं इस पे। तो इस पे स्टेरिक नंबर जब आप निकालोगे तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 होगा। बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 4 हुआ। इसका मतलब हाइड्रेशन स्टेट क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। बस क्या करेंगे? सेंट्रल एटम से जितने प्लस चार्ज है उसको हम हटा देते हैं। उसी तरीके से आप देखो वाटर के केस में। ठीक है, वाटर के केस में अगर आप देखोगे तो वाटर नहीं, हाइड्रोनियम आयन H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होता है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हट गया। देखो, ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से देखो
5 हैं, जिसमें से 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से बाइंड कर लेगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपको 3 दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन्हें हम लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसके लिए स्टेरिक नंबर आप देखोगे तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, बॉन्ड पेयर कितना है 3 है और लोन पेयर 1 है, तो कितना हुआ स्टेरिक नंबर 4 हुआ। तो इसलिए हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा। यहाँ भी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होगा। अब इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आप देखो, जैसे मान लो कार्बोनेट में अगर हमें निकालना है, किसमें, कार्बोनेट में CO3 डबल माइनस। अब इसमें सेंट्रल एटम क्या है आपका, कार्बन है। अब ध्यान से देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन इस पर 2 निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो आप सेंट्रल एटम पे उतने इलेक्ट्रॉन्स और क्या करेंगे, और वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कार्बोनेट पे कितने निगेटिव चार्ज हैं, 2 है, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन मतलब सेंट्रल एटम पे आप इस तरीके से दिखा देंगे। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तीनों ऑक्सीजन टर्मिनल एटम है। जैसा कि आपको पता है, जब भी ऑक्सीजन बॉन्डिंग करता है तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो ये एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ भी ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, यहाँ भी तीसरा ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इसको समझ लो, जब भी कहीं डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब भी कहीं डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है डबल बॉन्ड के केस में, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या बताया था, एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझ लो कि पाई बॉन्ड को हम स्टेरिक नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं। कहने का मतलब पाई बॉन्ड को स्टेरिक नंबर में, कहने का मतलब बॉन्ड पेयर में हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, उन p ऑर्बिटल्स का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से वो काफ़ी वीक होता है, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथनेस जो होती है बॉन्ड की वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत एक्सटेंट नहीं हो पाती है। कहने का मतलब बहुत मजबूती से नहीं हो पाती है। जैसा कि सिग्मा बॉन्ड में आप देखते हो, ठीक है, वो क्या होता है, हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांगली होता है। मतलब ओवरलैपिंग जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में के फॉर्मेशन में, वो साइड वाइज होती है, और साइड वाइज होने की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से पाई बॉन्ड वीक होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है ड्यू टू एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। बहुत स्ट्रांगली ओवरलैप करता है ऑर्बिटल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसी वजह से वहाँ पे हमने आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है पाई बॉन्ड में वो थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है, p ऑर्बिटल्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि पाई बॉन्ड जो होता है, आपका पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ कार्बन पे देखो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जब पाई नहीं करेगा तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3। तो अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर आप निकालोगे इन द केस ऑफ स्टेरिक कार्बोनेट, तो स्टेरिक नंबर बॉन्ड पेयर 3 लिखोगे और लोन पेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। अब स्टेरिक नंबर अगर 3 आ रहा है तो जाहिर सी बात है हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है, sp2 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो कुछ और भी एग्जांपल्स आपको हम बता दें। जैसे मान लो अगर हमें I3 माइनस, ध्यान से आप समझना, I3 माइनस में अगर हाइब्रिडेशन स्टेट हमें बताना है तो यहाँ पे I कितने हैं, 3 हैं, जिसमें से एक I सेंट्रल एटम होगा। अब आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, क्योंकि ये 7th A ग्रुप में होता है। ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ हमें दिखाना होगा। अब देखो 3 आयोडीन है, जिसमें से एक सेंट्रल एटम हो गया, तो बाकी 2 ही आयोडीन बचा। तो बाकी के 2 आयोडीन को अगर हम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आयोडीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ही क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 7 इसके पास है ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक मिलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। अब देखो 2 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर कितना है, 1 2 एंड 3। अब इस केस में I3 माइनस में आपने जब निकालोगे स्टेरिक नंबर तो आपको क्या मिलेगा, बॉन्ड पेयर 2 मिलेगा और लोन पेयर 3 मिलेगा। तो
स्टेरिक नंबर कितना हुआ टोटल 5, और टोटल 5 अगर स्टेरिक नंबर है तो हमने क्या बताया था आपको, हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d होगा। ठीक है, sp3d हाइब्रिडेशन होगा। कुछ और भी एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे जेनान XeF2 में अगर आपको बताना है तो जेनान क्या है, इनर्ट गैसेस है, 8th ए ग्रुप में आता है, 0 ग्रुप में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था कि 8th ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा। तो इस तरीके से हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब फ्लोरीन कितना है, 2 है, तो 2 फ्लोरीन जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होगा तो 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा। अब लोन पेयर देखो कितना दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ भी लोन पेयर कितना है, 3 है। तो स्टेरिक नंबर जब आप निकालोगे तो बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर 3 होगा। यहाँ भी क्या होगा, स्टेरिक नंबर 5 होगा, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या बन जाएगा, sp3d बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आप मुझे XeF6 हो गया और XeOF2 हो गया, ठीक है, और NO3 माइनस हो गया, IO3 माइनस हो गया, इन सब में हाइब्रिडेशन स्टेट आप बताएंगे। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जेनान सेंट्रल एटम होगा, यहाँ भी जेनान सेंट्रल एटम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनान का 8 होता है, NO3 माइनस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, IO3 माइनस में सेंट्रल एटम I होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। ठीक है, अब इसको मैंने बता दिया, आप इसके बेसिस पे आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, करके मुझे दिखाएंगे कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ठीक है क्लास वर्क है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हाइब्रिडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया। तो किस तरीके से हाइब्रिडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में और कैटायंस एनायंस में, ये आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इस क्लास में इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।